हेलो फ्रेंड्स, सब लोग का स्वागत है। नवंबर 20 2021 का बिजनेस लाइन की काम की चीज़ देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है तो थोड़ा आराम से पैसेंस बनाए रखें, वीडियो एंड तक देखना। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आपको पता होगा ही, जो फार्म लॉज है, बेसिकली 3 जो फार्म लॉज थे उनको रिपील किया गया है कल। तो इसके अराउंड तो काफ़ी चीज़ें चल रही है, तो इन जनरल जो बातें वो नहीं देखने वाले हैं अपन। तो उसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये तो अपन आगे देख ही लेंगे और ये भी आगे है कवर। फ्रंट पेज पे अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज पे इसके अलावा कोई काम की बात नहीं है। फार्म लॉज रिपील किए गए हैं, तीनों जो फार्म लॉज थे, आगे देखेंगे, एक्सप्लेनर में दिया इसने। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष एक इसरो का सब्सिडियरी बेसिकली, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है फ्लिपकार्ट टू एक्वायर ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप सस्ता सुंदर। सस्ता सुंदर जो कोलकाता बेस्ड एक हेल्थ केयर सेक्टर की एक स्टार्टअप हो, उसको फ्लिपकार्ट बाय कर रहा है। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके अलावा सेकंड पेज पे क्या काम का है, उधर राइट साइड में दिया गया है डिजिटल लैंडिंग लैंडस्केप। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि जो वर्किंग ग्रुप जो आरबीआई का है डिजिटल लैंडिंग के ऊपर, उन्होंने 3 चीज़ें बेसिकली प्रपोज किया है। एक तो सेपरेट लेजिस्लेशन अगेंस्ट इलीगल डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़, दूसरा ए वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर दिस लैंडर्स, और तीसरा है इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एज ए मीन्स टू सेफगार्ड कस्टमर्स इंटरेस्ट। ठीक है, 3 चीज़ें इन्होंने बोली है। तो यहाँ पे देखो भाई, बहुत सारे जो इलीगल ऐप्स बहुत सारे हो गए हैं डिजिटल लैंडिंग के लिए, तो इसलिए ये सब मेजर है। कुछ उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से जो सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जाए और थोड़ा कस्टमर्स जो फ्रॉड का शिकार हो रहा है उनको भी बचाया जा सके। तो इसी सिलसिले में इन्होंने कमेटी बैठाई थी, पैनल बनाया था। तो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आप देख सकते हो, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, उनके डिजिटल लैंडिंग में एंगेज है, तो थोड़ा मतलब इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और डिजिटल लैंडिंग में कई तरीके पर्सनल लोन होते हैं, व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स, एसएमई लोन्स, बाय नाउ पे लेटर, मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड के। तो इसके इस चर्चा में था न्यूज़, ध्यान रखना इसके अराउंड भी कुछ बन सकता है। और अपन सेकंड पेज पे तो इतना ही काम का था। अब देखो थर्ड पेज पे अपन देख लेते हैं जो फार्म लॉज थे क्या क्या थे। इसमें सब दिया गया है भाई, क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए, काम की बातें हैं वो। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि 3 फार्म लॉज कौन से वाले थे। 3 फार्म लॉज थे, देखो, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। पहला याद रखना आप, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। आगे देखेंगे इसके अंदर क्या था भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरा था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, ये अगर आप पहली बार कब ऑर्डिनेंस के तौर में प्रोमलगेटेड किए गए थे, जून 5 2020। डेट याद रखना, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछता है उनमें पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं भाई ये बिल जो थे इनका क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे पहले एग्रीकल्चर जो में सेक्टर में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस लाना है इनका मेन था। डीरेगुलेट कर रहा था इस सेक्टर को बेसिकली, और फार्मर्स को चॉइस दे रहे थे कि आपको प्रोड्यूस जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ बेच सकते हो। और इन्होंने बोला था कि जो लिबरलाइजेशन, एग्रीकल्चर का लिबरलाइजेशन मतलब मोमेंट बोला कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने। देखो, अगर मान लो ये फार्म एक्ट्स रहते तो कैसे फार्मर्स को बेनिफिट करते हैं, एक्सप्लेन किया इन लोगों ने। तो पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। ये जो पहला वाला एक्ट है, ये फार्मर्स को दोस्तों फ्रीडम देता अपने प्रोड्यूस को बेचने की जहाँ उनका मन करे और किसी को भी। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बेटर प्राइस रियलाइजेशंस, कि बढ़िया से बढ़िया दाम मिल सके, जहाँ मन करे जिसको मन करे वहाँ बेच दो। ठीक है, और साथ में इसके अंदर एक प्रोविज़न भी था कि आप एक प्राइवेट मंडी या नेटवर्क रूरल मार्केट्स का सेटअप कर सकते हो, जहाँ जहाँ अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हो। बेसिकली मिडिल मैन जो है ना हमारा बिचौलिया, उसके पंजे से फार्मर्स को फ्री करने का इसका मकसद था। अब आता है दूसरा एक्ट, जो दूसरा था प्राइस एश्योरेंस एक्ट। ये इसका क्या मकसद था, फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है, जो एंड यूजर्स हैं, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली फार्म प्रोड्यूस को बेचने के लिए प्रोविजंस थे इसके अंदर। अब देखो, अब इस फ़ायदा कैसे करता है, जब किसान अपनी फसल को बोते हैं, जब ही ये एक तरीके से रिटर्न अजर कर देता भाई, 4 महीने बाद में आपकी फसल जो गेहूँ हम इतने दाम पे खरीदेंगे। तो एक तरीके से जो अनसर्टेनिटीज है फार्मर्स की, वो थोड़ी दिक्कत नहीं होती
यानी कि वो जो बेटर दाम मिल रहे हैं उन्हीं फसल्स को किसान उगा सकते थे। तो कहीं ना कहीं प्राइस एश्योरेंस के तरीके से काम करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है फार्म सेक्टर में वो अट्रैक्ट करने के लिए लाया गया था। अब देखो, अब बात आती है भाई, फार्मर्स इतना अच्छा अच्छा काम के लिए बिल लाए थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, फिर भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की। देखो, फार्मर्स को ऐसे लगा, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, जो यूपी, ये तीन ही जो स्टेट है उनके फार्मर्स मोस्टली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगा था भाई सरकार ये सब है ना लॉज ला के धीरे धीरे एमएसपी को उड़ा देगी, एमएसपी को मैकेनिज्म है उसको बेसिकली दूर करेगी, ऐसा था इनका मानना। तो और एमएसपी की अगर जो बेनिफिट जो होता है ना, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब पे आउट होता है। बेसिकली एमएसपी का फ़ायदा उठाने वाले फार्मर्स में ज़्यादा वहाँ के लोग हैं, ठीक है। और उस साथ में उनको ये भी डर था कि जो कॉरपोरेट जो है ना, जैसे आपको पता है बाकी सेक्टर्स में कैसे अडानी वडानी एयरपोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें ले रहे हैं, बेसिकली जो असेट्स हैं, तो लगा कि जो ये लोग हैं कॉरपोरेट्स हमारे खेतों को ले लेंगे और खेती में हड़प लेंगे, ऐसा इनका डर था बेसिकली। उसके बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब किया कि ये सब अच्छी अच्छी बातें हो गई स्टिल, लेकिन वो काम नहीं आई। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल भी बैठाया गया था। और अभी अल्टीमेटली देखो, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आप समझ ही गए होंगे बातें। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन किया जो देख लिया अपन ने। तो इन एक्ट का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है ब्लैंक दे के कौन कौन से एक्ट थे। आगे बढ़े अपन लोग। नीति आयोग स्टडी कंडक्ट कराएगा रिलेवेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज़, कितना रिलेवेंस है बेसिकली उसके अंदर, आइडेंटिफाई द गैप्स इन द फ्रेमवर्क, और कुछ नए प्रपोजल्स कुछ नए कर सकते हैं, तो उसके बारे में स्टडी कराएगा नीति आयोग। और साथ में हम डिफेंस में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इसीलिए इन्होंने 400 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। ट्रिप्स और WTO बड़े चर्चा हॉट टॉपिक रहते हैं जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए, तो आप इसको याद रख लेना। अब कुछ दिनों पहले मैंने आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बताया था, तो सेंटर ने नोटिफाई किए हैं GST रेट फॉर फुटवियर टेक्सटाइल्स। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको वापस से रिवर्ट करने, बेसिकली यूनिफॉर्म रेट 12% की 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल रहेगी दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, फुटवेयर और टेक्सटाइल। अपन अगर आगे चलते हैं तो इस पेज पे कुछ काम का है नहीं। यहाँ पे बरसात बहुत अच्छे से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में एक्स्ट्रा बरसात हो गई है वापस से। ये वही वाली न्यूज़ है कि एमएसपी मैकेनिज्म है उसको WTO कंपेटेबल नॉर्म्स के साथ बनाया जाए। इंडिया एग्जिम बैंक का जो वर्किंग पेपर ऐसा बोलता है कि इंडिया के जो एमएसपी मैकेनिज्म है उसको WTO कंप्लिएंट बनाया जाए, कंपेटेबल। इस पेज पे कुछ काम का है नहीं। और यहाँ पे अगर अपन लोग आते हैं तो यहाँ पे है जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने मीटिंग की फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्कस हेल्थ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर है वोंग येक कुंग, याद रखना, इससे पूछ लेता कभी कभी कौन से देश का हेल्थ मिनिस्टर बताओ भाई, ओंग येक कुंग, SBI और IBPS प्रीलिम्स वाले। तो उसके अलावा अगर अपन चलते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है ये